भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना बिल्कुल पसंद न करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अब आखिर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने? मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद कभी दिमाग को आराम देने के लिए अपनी कॉपी किताब के हाशियों पर चूहे, कुत्ते, बिल्लों की तस्वीरें बनाया करते। कभी एक ही शब्द, नाम या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचनाएं करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पे ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, जिसे देखकर मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और भाई साहब से पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में था। मेरे लिए उनकी रचनाओं को समझना छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना पहाड़ था, पहाड़। मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान की तरफ भाग जाता। कभी कंकड़ियां उड़ाता, कभी कागज से बनी तितलियां उड़ाता, और अगर कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार और कभी मोटर गाड़ी का आनंद उठा रहे हैं। गुम 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 गुम। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप, जिसे देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? मेरे पास इसका जवाब सिर्फ मौन था। ना जाने मुंह से ये बात नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई इलाज नहीं था कि स्नेह और रोष से मिले शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे और एक हर्फ भी ना आएगा। अंग्रेजी तुम्हारा ये हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब जाकर आती है ये विद्या। और आती भी क्या है, सिर्फ नाम की। बड़े बड़े अंग्रेजी के विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, बोलना तो बहुत दूर रहा। और मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो या नहीं भी देखते। और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे देखने जाते देखा है? हर रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं आस पास भी नहीं फटकता, हर दम बस पढ़ता रहता हूँ। फिर भी तुम आशा कैसे कर लेते हो कि खेल कूद में समय गवाकर पास हो जाओगे? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अगर ऐसे ही अपनी उम्र गंवानी है तो घर जाकर गिल्ली डंडा खेलो। हमारे दादा की गाड़ी कमाई ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता और जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया था, लेकिन लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे,
ऐसी ऐसी चुभती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुकित बाण चलाते जिन्हें सुनकर जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। और वैसी जी तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता। कुछ देर निराशा में सोचने के बाद मैं ये सोचता कि क्यों ना घर चले जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। मुझे मेरा मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद जब निराशा के बादल फट जाते थे तो मैं इरादा करता कि अब से जी लगा कर पढ़ूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। और मैं झटपट एक टाइम टेबल तैयार कर लेता। बिना पहले से नक्शा तैयार किए और वो स्कीम तैयार किए कि कहां से शुरू करना है। टाइम टेबल में खेल कूद का समय बिल्कुल नहीं। प्रातःकाल उठकर नहा धो नाश्ता कर पढ़ने बैठना, फिर 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर स्कूल से आकर 3:30 से 4 बजे तक आराम, फिर 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, फिर 6 से 6:30 यानी कि आधा घंटा हॉस्टल के बाहर टहलना, फिर 7 से 8 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय और फिर आराम। लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। टाइम टेबल बना लेने के अगले दिन से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, वो हल्के हल्के हवा के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल के वो फुर्ती और तेजी मुझे मैदान में खींच कर ले आते। और मैदान में आने के बाद मुझे कुछ याद न रहता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और मैं मैदान में खेलता रहता। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का एक और मौका मिल जाता। मैं भाई साहब के साये से भागता, जितना हो सके उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता और कमरे में ऐसे जाता कि भाई साहब को मेरे आने की खबर ना हो। और मैं इतने फटकार और डांट सुनने के बाद भी अपना खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आया। भाई साहब को आड़े हाथों लूं? कहाँ गई आपकी वो तपस्या? मैं तो खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन भाई साहब बहुत दुखी और उदास थे। उनका ये स्वभाव मुझसे देखा न गया और मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई। भाई साहब के घाव पर नमक छिड़कना, इस विचार मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। लेकिन अब मुझे आज़ादी थी खेल कूद की। भाई साहब का वो रोब अब मुझ पर ना रहा। ये बात मैं अपने मुंह से तो नहीं जता पाता था, लेकिन मेरे रंग और ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आतंक अब मुझ पर से हट चुका है। और ये बात भाई साहब ने भी भांप ली थी। उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। एक दिन मैं
खेल कूद का सारा समय भेंट कर कर आ रहा था और तभी भाई साहब का स्वभाव मुझे ऐसा लगा जैसे तलवार खींचकर मुझ पर टूट पड़ेंगे। देखता हूँ आजकल तुम काफी मस्ती कर रहे हो। इस बार दर्जे में अव्वल आने के बाद तुम्हारा सिर कुछ ज्यादा ही फिर गया है, कुछ ज्यादा ही खेल कूद करने लगे हो। लेकिन भाई साहब, घमंड बड़े बड़ों को चकनाचूर कर देता है। फिर तुम्हारी क्या हैसियत है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, या वो भी नहीं पढ़ा गया तुमसे? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो पढ़ा है उसे याद रखो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल तो अंग्रेजी राज्यों में विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी संसार में ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जो अभी भी अंग्रेजी आधिपत्य को नहीं स्वीकारते और ना ही उसे याद रखते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। सारे संसार के महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे। आग और पानी के देवता उसकी सेवा करते थे। लेकिन फिर भी उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। अंत में उसे कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचा था। और मेरा तो ये सोचना है कि आदमी को जो कुकर्म करने हैं करे, लेकिन कभी अभिमान ना करे और कभी इतराए ना। और ये समझ लो कि ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, ये तो बस अंधे के हाथ बटेर लग गया। और बटेर एक ही बार लगता है, बार बार हाथ नहीं आता। जैसे कभी गिल्ली डंडे में अंधा चोर निशाना लग जाता है, उस एक निशाने से कोई भी निशानेबाज सफल नहीं हो जाता। सफल निशानेबाज वही कहलाता है जिसके सभी निशाने चूके ना। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास रटना पड़ेगा। और बादशाहों के नाम याद रखना इतना आसान नहीं है। कुल मिलाकर 8 हेनरी हुए थे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, ये याद रखना तुम आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी 8वां लिख दिया तो सारे नंबर गए, सफा चट। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी। अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया तो सब नंबर गायब। लेकिन इन निर्दयी अध्यापकों को क्या फर्क पड़ता है? ये तो बस वही देखेंगे जो पुस्तकों में लिखा है। लेकिन ये नहीं जानते कि हम बालकों पर कितना अत्याचार हो रहा है। ये कहते हैं कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में 4 पन्नों का एक निबंध लिखो। अगर इनका बस चलता तो ये 100-200 पन्ने भी लिखवाते। लेकिन जो चीज़ एक ही वाक्य में कही जा सकती है, उसके लिए 4 पन्ने रंगने की क्या आवश्यकता है? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सब ये खुराफात याद करनी पड़ेगी। सब आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे। अभी तो एक ही दर्जे में अव्वल आकर तुम ज़मीन पर नहीं खड़े हो रहे हो। तो मेरी बात मानिए, मैं भले ही लाखों फेल हुआ हूँ, लेकिन उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। मुझे दुनिया का अनुभव तुमसे ज़्यादा है, इसलिए मेरी बात गिरे बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर ही जाने कि ये उपदेश की माला कब समाप्त होगी। आज तो मुझे खाना भी निस्वाद लग रहा था। अगर पास होने पर यह तिरस्कार मिल रहा है, तो अगर मैं फेल हो गया, भाई साहब तो मेरी जान ही ले लेंगे। अब तक मुझे सिर्फ ये ताज्जुब है कि इतना सब होने के बाद भी मैं गांव वापस नहीं लौटा। मैं पढ़ता, लेकिन बस उतना जितने में पूरे दिन का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अब जितनी भी हिम्मत मैंने पैदा की थी, वो सब लुप्त हो गई थी। और अभी भी मैं खेल कूद में उतना ही समय गंवा कर आ जाता था। फिर सालाना इम्तहान हुआ और मुझे कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं एक बार फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैंने ज़्यादा मेहनत तो नहीं की थी, पर ना जाने मैं अव्वल कैसे आ गया। भाई साहब की हालत देखकर मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनते ही वह रो पड़े और मैं भी रो पड़ा।
अब मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई थी। लेकिन अगर मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब शायद थोड़े कम दुखी होते। अब मेरे और भाई साहब के बीच एक दर्जे का ही अंतर रह गया था और मेरे मन में कुछ कुटिल स्वभाव के विचार उत्पन्न होने लगे। जैसे अगर भाई साहब अगले साल भी फेल हो गए तो मुझे आनंद आ जाएगा और उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन मैंने बलपूर्वक ऐसे बुरे विचारों को अपने मन से निकाल दिया। आखिर भाई साहब मुझे डांटते हैं तो मेरे हित के लिए डांटते हैं और मुझे लगता है कि मैं जो धनाधन पास हो रहा हूँ और अच्छे नंबरों से पास हो रहा हूँ वो उन्हीं के उपदेश की वजह से हो रहा है। शायद अब उन्हें समझ आने लगा था कि उन्हें मुझे डांटने का अब कोई अधिकार नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम। अब मेरी स्वच्छंदता बढ़ने लगी थी और मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा था। उनके डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था अब वो भी नहीं पढ़ता था। मेरे मन में एक विचार धारण हो गया था कि अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास हो ही जाऊंगा। मेरी तकदीर बहुत बलवान है। अब मेरे मन में पतंग उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ था। लेकिन मेरी आंखों में भाई साहब के लिए आदर कम नहीं हुआ था। मैं उनकी नज़रों से छुपकर ही पतंगबाजी करता। कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याओं को गुप्त रूप से ही हल किया जाता था और मैं उनके मन में ये विचार पैदा नहीं होने देना चाहता था कि उनका आदर मेरी नज़रों में ज़रा भी कम हुआ है। एक दिन संध्या के समय मैं हॉस्टल से निकलकर एक कटी पतंग को लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। मेरा ध्यान आसमान पर से हट ही नहीं रहा था और मेरे पीछे एक बच्चों की सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए आ रही थी। अरे हटो, पीछे हटो। उन्हें और कहीं आगे पीछे की खबर ना थी। पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पीछे हटो, पीछे हटो। और तभी मेरी मुठभेड़ भाई साहब से हुई। वो शायद बाजार से हॉस्टल लौट रहे थे। उन्होंने तभी उग्र भाव में बोला, इन बाजारी लोंडों के साथ एक देले की पतंग लूटते तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम इसका तो लिहाज करो कि अब तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक ही दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल होना चाहिए। 8वीं जमात में आकर लोग नायब तहसीलदार हो जाते हैं। कुछ 8वीं जमात के लोग लीडर और समाचार पत्र के संपादक हो जाते हैं और बड़े बड़े विद्वान उनकी देख रेख में काम करते हैं। और तुम इसी 8वीं जमात में आकर इन बाजारी लोंडों के साथ एक देले की पतंग लूट रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तुम्हारी कमअक्ली पर दुख होता है। तुम्हारे दिल में ये बात चल रही होगी कि अब मैं भाई साहब से सिर्फ हूँ।
भाई साहब की इस नई युक्ति से मैं नतमस्तक हो गया था। आज मुझे मेरी लघुता का एहसास हुआ और मेरे दिल में भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैंने सज्जल आंखों से कहा कि आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है और आपको ये सब कहने का अधिकार भी है। तभी भाई साहब ने मुझे गले लगाकर कहा, मुझे तुम्हारी पतंगबाजी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा भी बहुत मन करता है। लेकिन अगर मैं खुद ही बेराह हो जाऊं तो फिर तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? आखिर ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से तभी हमारे सर के ऊपर से एक कटी पतंग जा रही थी जिसकी डोर लटक रही थी और हमारे पीछे बच्चों का एक गोल दौड़ता आ रहा था उस पतंग को पकड़ने के लिए। भाई साहब तो लंबे ही हैं, उन्होंने लपक कर पतंग को पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ भागने लगे, बेतहाशा भागने लगे और मैं भी उनके पीछे भागने लगा।